मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, आज मैंने संस्कृत के एक श्लोक से प्रारंभ क्यों किया उसका मतलब आप शीघ्र समझेंगे, क्योंकि हमारे बीच भारतीय ज्ञान परंपरा के एक ऐसे प्रज्ञावान मनीषी उपस्थित हैं जिनके विषय में मैं एक पंक्ति कहूं कि वह भारतीय ज्ञान परंपरा के गगन पर दिनकर की भांति दीप्यमान हो रहे हैं तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ साथियों, हमारे बीच आज स्वयं उपस्थित हैं अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर। सर, आपका ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के मंच पर हम सब हृदय की अतल गहराइयों से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। सर के परिचय में मैं क्या कहूं, मेरे जैसे अदने व्यक्ति अगर सर के परिचय में बोलना शुरू करें तो न जाने इस तरह से कितने एपिसोड हमें डेडिकेट करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी संक्षिप्त में जितनी मेरी सीमित जानकारी है, जितनी मेरी सीमित ऊर्जा है, मैं बताना चाहूंगा कि सर वर्तमान में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति तो हैं ही, लेकिन इससे पूर्व भी सर कई महत्वपूर्ण अकादमिक जगत के पद और प्रशासनिक पदों को सुशोभित करते आए हैं। लगभग 3 दशक के अपने अकादमिक जीवन में सर ने 9 पुस्तकों की रचना की है, इसमें 3 सर ने खुद और 3 सहलेखन के रूप में। 23 अब तक जो है शोधार्थी सर के सानिध्य में, सर के मार्गदर्शन में अपने शोध को पूरा कर चुके हैं और कई और उनमें शोधरत हैं। सर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इससे पहले प्रोफेसर रहे और वहीं से सर ने एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों को भी संभालना शुरू किया, चाहे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी हो, उससे आगे बढ़ते हुए फिर डायरेक्टर ऑफ कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की जिम्मेदारी हो और यह सिलसिला अनवरत बढ़ते गया। वर्तमान में भी सर बीएचयू के बोर्ड के भी सदस्य हैं और इसके अतिरिक्त भी सर ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इनके मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके हैं। सर के नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक गुणवत्ता के विषय में एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। जब सर ने वर्धा के कुलपति के रूप में अपना कार्यकाल संभाला तो वर्धा का जो यूनिवर्सिटी कैंपस था वह पानी की मुश्किलों को झेल रहा था। सर ने कार्यकाल संभालते ही लोकल अथॉरिटीज के साथ एक समन्वय स्थापित किया और आज वर्धा के छात्रों से मैंने पता की इस प्रकार की मुश्किलें नहीं है। यह दिखलाता है कि किस प्रकार एक कुशल नेतृत्वकर्ता अपने छात्रों की छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करता है। तो वहीं जब सर बड़े बड़े समितियों में सिलेबस निर्माण के लिए बैठते हैं, चाहे बड़े बड़े समितियों में, चाहे वो हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, गुजरात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर के सदस्य हो, इन सब जगहों पर सर अपने राय के द्वारा, सर अपने विचारों के द्वारा इस देश की एकेडमिक को पुष्ट करने के लिए, इस देश के एक जो इस देश में विभाजन बनी हुई थी 2 ध्रुवों के बीच में, उसको काटते हुए सर जो हाशिए पर पड़े लोग थे उनको मुख्य धारा में लाते हुए शिक्षा की ज्योति जगा रहे हैं। मैं एक बार पुनः हृदय की गहराइयों के साथ सर आपका अपने मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार सर। इस चर्चा का हम प्रारंभ करें तो मेरे साथ रोशन भी हैं जो इस संवाद को शुरू करेंगे। सर, प्रारंभ में एक ऐसे प्रश्न से करना चाहूंगा जो आज वक्त की जरूरत भी है। हम देखते हैं कि आज युवा थोड़े भी संघर्षों में हमारी पीढ़ी कहीं ना कहीं विचलन महसूस करने लगती है, जबकि आपकी जब पीढ़ी आई थी, आपकी जब पीढ़ी ने इस एकेडमिक के में अपना करियर बनाना शुरू किया होगा तो संसाधनों की भी कमी थी और स्थितियां भी बड़ी प्रतिकूल थी। एकेडमिक पर एक खास लोगों का बोलबाला भी था। ऐसे में सर आपने किन संघर्षों के साथ, किन मुश्किलों के साथ यहां तक का सफर तय किया, थोड़ा आप उस संदर्भ में बताएंगे आज तो शायद हमारी पीढ़ी का मनोबल ऊंचा होगा। सर देखिए, हर कालखंड की कुछ चुनौतियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कालखंड चुनौतियों से मुक्त है। हमारे कालखंड की अपने ढंग की चुनौतियां थी। ये बात सही है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के शिक्षा क्षेत्र को विशेष रूप से और संपूर्ण सामाजिक जीवन को एक चकाचौंध ने घेर रखा था। ये अलग बात है कि उस चकाचौंध से दुनिया को 80 का दशक प्रारंभ होने के साथ और 90 का दशक पूरा होने के साथ मुक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन भारत के अंदर भारतीय विचारों से केंद्रित शिक्षा प्रणाली के न होने के कारण से
दो प्रकार की विचारधाराओं का द्वंद्व स्वतंत्रता के प्रारंभ से रहा। 90 के दशक के बाद एक प्रकार की वैचारिकी से मुक्ति तो प्राप्त होती सी देख रही थी, लेकिन उसने रूप बदला। एक लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म की दृष्टिकोण से मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें मनुष्य को संसाधन के रूप में विकसित करना था, उत्पादन के संसाधन के रूप में विकसित करना था, जिसका लक्ष्य था, और पूरी की पूरी प्राग्मेटिकल फिलोसफी पर थी। एक दूसरी दृष्टि थी जिसको हमने समाजवादी गणराज्य के रूप में अंत में अपने संविधान में भी स्थान दिया। उसमें मनुष्य को एक उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत करना था, और उपभोक्ता के रूप में उसका जो भौतिक जीवन है, जो इंद्रिय संवेदनाओं का जीवन है, वही अंतिम है। इन सब के बीच जो चीज दरकिनार होती हुई दिख रही थी वह थी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र। यह जो स्वाभाविक जीवमान इकाइयां हैं, जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, उनके स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा। यूरोप तो इसके कारण से नष्ट हो गया, एक यांत्रिक समाज निर्मित हुआ। वहां मनुष्य की भावनाओं के लिए, संवेदनाओं के लिए, मनुष्य के स्वाभाविक सहज जीवन के लिए कोई स्थान नहीं बना, और मनुष्य से होते होते अंत में संपूर्ण प्रकृति को उसके दंश झेलने लगी। भारत के अंदर ये चुनौती जबरदस्त थी कि हमने समाज विज्ञान के क्षेत्र में एक खास किस्म की विचारधारा, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहूं तो जोर जबरदस्ती की विचारधारा, मनुष्य के नैतिक और मनुष्य के आत्मिक गुणों को समाप्त करने वाली विचारधारा के हवाले कर दिया। शिक्षा क्षेत्र को विशेष रूप से इसके हवाले किया गया। उसका परिणाम हुआ कि समाज विज्ञानों के क्षेत्र में, मानविकी के क्षेत्र में, भारत का समाज और भारत की मानविकी विद्याएं, साहित्य सहित, उभर करके सामने ही नहीं आ सके, बल्कि एक ऐसा दृश्य बना जिसमें लगता था कि कुछ है ही नहीं, भारत के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें यूरोप के चश्मे से देखना होगा और यूरोप से उधार लेना होगा। मैकाले के अभिकथन को हम भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद लगातार सिद्ध करने पर लगे रहे कि भारत का संपूर्ण वाङ्मय यूरोप की किसी लाइब्रेरी के एक सेल्फ से अधिक नहीं है। ये यथार्थ नहीं है। तो यह सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे कालखंड में। परिवेश में चारों तरफ साम्यवादी विचारों का ऐसा लौह आवरण था कि उसको भेद करके भारतीय दृष्टिकोण के साथ अपने अध्ययन को, अपने विचारों को, अपने दृष्टि को स्थापित करना संभव नहीं था। ये कालखंड है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से पूरी दुनिया में एक करवट है। पूरी दुनिया अपने मूल की ओर देखने लगी। बैक टू बेसिक्स का एक अभियान ही पूरी दुनिया में चल रहा है। यहां तक कि माइग्रेंट्स, नेशन ऑफ द माइग्रेंट्स, नेशन ऑफ द सेटलर्स, ये कहने वाला अमेरिका भी हुआरवी करने लगा, अपनी पहचान खोजने लगा, एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करने की कोशिश करने लगा। मैं याद दिला रहा हूं वाशिंगटन की किताब, आखिरी किताब हुआरवी। वो एक 21वीं शताब्दी के बाद जब पूरी दुनिया में परिवर्तन आया तो स्थितियां सहज हुई हैं। भारत के अंदर भारतीय विचारों के लिए जगह, भारत के अंदर भारत को जानने, समझने और भारत का जो कुछ मूल्यवान है उसको सामने ला करके उसकी व्यवहारिकता को समझने की जरूरत है। कोविड जैसे चुनौती ने शायद भारतीय जीवन प्रणाली के लिए थोड़ी और जगह बनाई है। ये नमस्ते तक सीमित नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के भारतीय उपागमों तक सीमित नहीं। इसलिए चुनौतियों के दिन बीत गए। आज की चुनौती साबित करने की चुनौती है। मेरे कालखंड की जो चुनौती थी वो चुनौती तो जानने की चुनौती थी, बोध की चुनौती थी, विश्वास की चुनौती थी, अपनी पहचान को खोजने की चुनौती थी। आज 2020 में
हमें अपने को साबित करने की चुनौती है। हमारी जो पहचान है, यह पहचान वास्तविक है, इस पूरी दुनिया के लिए प्रयोजनपरक है, फलवान है, विश्व की व्यवस्था के लिए कल्याणकारी है, इस बात को साबित करने की चुनौती है। और ये साबित करना युक्ति से नहीं होता है, ये तो जी करके होता है। क्योंकि हमारी पहचान वस्तुतः एक विशिष्ट प्रकार की जीवन प्रणाली है, जो प्रकृति और मनुष्य के बीच द्वंद्व नहीं खड़ा करती है, मनुष्य और मनुष्य के बीच द्वंद्व नहीं खड़ा करती है, सबको साथ जोड़ती है, सर्वमयता में चलती है। इसलिए आज की चुनौतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं पीछे चुनौतियां थी, लेकिन वो इतनी जबरदस्त नहीं थी। मांगमय में बिखरा हुआ था, उसको सामने ले आना था, उसको जानना था और लोगों को बताना था। जानने का काम पूरा हो गया है, उसकी स्वीकृति का काम पूरा हो गया है, लेकिन उसका वर्तन, उसका व्यवहार, ये आज की एक बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि आज का युवा, समझदार युवा, इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। और कोई कारण नहीं है कि आने वाले एक दशक के अंदर हम पूरी दुनिया को इस प्रकार की महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति दिलाने वाला एक सभ्यता दृष्टिकोण दे सकेंगे। ये वही सभ्यता दृष्टिकोण होगा जो गांधी दे रहे थे, और यूरोप की सभ्यता को उसी कालखंड में राक्षसी और दानवी कह रहे थे। तो उस दैवी सभ्यता को हम सबके लिए व्यवहार बना सके, ये आज की युवा पीढ़ी के सामने जो चुनौती है। और जैसा मेरा अनुभव शिक्षा क्षेत्र में काम करने के कारण से युवाओं से ज्यादा रहता है, उन युवाओं के संपर्क और संवाद के आधार पर मैं आश्वस्त हूं। हमारी पीढ़ी ने अपनी चुनौतियों का मुकाबला ठीक से किया नहीं किया, ये प्रश्न अब बेमानी हो गया है। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए बहुत पीछे मुड़ करके उनको बार बार याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। सर, ये प्रश्न तो शायद मैं थोड़े देर से पूछता, लेकिन आपने प्रारंभ में भी आज के हमारी युवा पीढ़ी की बात कर दी। और आप लोग जो आज के युवाओं से अपेक्षा करते हैं, हमारी पीढ़ी के ऊपर जिस जिम्मेदारी की आपने चर्चा की, तो एक प्रश्न मैं थोड़ा पहले करना चाहूंगा कि सर, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं एक जो उपभोक्तावाद की संस्कृति पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण के पश्चात और भी हावी हुई। जब एक दूसरे देश, और जो कोरोना में की भी आपने चर्चा की, वो हमने देखा किस प्रकार से हाईली इंटीग्रेटेड होने की भी एक मुश्किल आई कोरोना में, उसकी भी समस्या को विश्व ने जाना। तो जो उपभोक्तावाद की संस्कृति युवाओं के ऊपर हावी हो गई सर, और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसी भी चीजें आ रही हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में युवा कुछ बहुत अच्छा अचीव भी कर दे रहा है, लेकिन जब समाज की सामाजिक जिम्मेदारी की बात आती है या जो सामाजिक बोझ की बात आती है, तो उसको युवा निभा पाने में थोड़ा अक्षम हो जा रहा। अभी एक दो ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई जो यश और वो व्यक्ति खुद को साबित करने के बाद भी समाज के दबाव में दब गया। तो ऐसे में क्या उपभोक्तावाद की संस्कृति ने भारतीय दर्शन की जो हमारे ऊपर छाप थी, जो हमारी संस्कृति, आपने हमारी संस्कृति का जिक्र किया सर, तो क्या हमारा सांस्कृतिक बोध आज के युवाओं में आज कम हो गया है? और अगर कम हो गया है तो कैसे उनको इस दबाव से निकालकर भारतीय संस्कृति से सुसंस्कृत किया जा सकता है, उस नैतिक शिक्षा से पुष्ट किया जा सकता है कि आज का युवा जो आप लोगों की अपेक्षा है सर इस मसाल को आगे बढ़ाने की, उसको कैसे सक्षम हो पाएगा? देखिए, संस्कृति का शिक्षण और बोध क्लासरूम टीचिंग से नहीं होता है, वो तो अनुवर्तन व्यापार है, उसका तो अनुकरण करता होता है। अनुकरण करने के लिए कुछ आदर्शों की आवश्यकता होती है। जब आदर्श सामने हो तो उसके पीछे लोग चलते हैं। सांस्कृतिक जीवन युक्ति पर आधारित नहीं होता, आस्था पर आधारित होता। लेकिन आस्था कोई डागमा नहीं है। आस्था यानी टिकने का स्थान, खड़े होने का स्थान। तो बुद्धिमान लोग खड़े होने के पहले वहां अपने पैरों से थपकी देते हैं कि कहीं हम पोली जमीन पर तो नहीं खड़े, और वहां खड़े होकर के वो देखता है अपने आदर्श को,
और उसका अनुकरण करता। भगवत गीता इसको बड़ा साफ शब्दों में मानवीय मनोविज्ञान को समझते हुए कहती है, यद आचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग, सामान्य लोग उस रास्ते चलते हैं। वह जिस प्रकार के प्रमाण उदाहरण प्रस्तुत करता है, लोक उसी को ग्रहण करके आगे बढ़ता है। सभी परीक्षा करेंगे, सभी परीक्षक हो जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, कहीं नहीं होता है। और सभी परीक्षण ही करते रहेंगे तो संशय का विधुनन तो कभी होगा नहीं। तो समाज जीवन में जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके प्रामाणिक जीवन महत्वपूर्ण होते हैं। अभी का कालखंड क्या है कि समाज के विविध क्षेत्रों में जो हमें श्रेष्ठ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनका जीवन उस ढंग का प्रामाणिक नहीं है। एक विश्वास दिखा है, उदाहरण ले सकते हैं हम भारत के प्रधानमंत्री का। एक अनवरत काम कर रहा आदमी, लगातार काम कर रहा आदमी, एक लगातार भारत को केंद्रित करके काम कर रहा और भारत को भारतीय भाषा और भारतीय जीवन प्रणाली के साथ पूरी दुनिया में प्रस्तुत कर रहा है, तो उससे युवाओं के मन में उत्साह तो बढ़ा है। और जो उत्साह बढ़ा है वो भारत के युवाओं में भी दिख रहा है और दुनिया भर में जो भारतीय युवा उसके अंदर दिख रहा है। किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है। वो श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो विश्वास अर्जित कर रहे हैं और उस विश्वास के अर्जन के फलस्वरूप इस प्रकार भारतीयता के बोध से संपन्न, भारतीय संस्कृति के गौरव बोध से संपन्न देश की युवा पीढ़ी जो खड़ी हो रही है, उससे ही होने वाला है। सब मिलकर के ही कर सकते हैं। और युवा पीढ़ी को किसी से शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये युवा पीढ़ी भारत का भविष्य नहीं है, वर्तमान है। इसकी एक नागरिक भूमिका है और अपनी नागरिक भूमिका को समझता है। और 70-80 वर्षों में भारत के युवाओं ने कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं जिसको सोचा जाए तो मन उत्साहित होता है और चमत्कृत भी होता है। रिकायलस गन से पैटर्न टैंक तोड़ा जा सकता है, ये किसी विज्ञान, किसी सामरिक विज्ञान में लिखा हुआ है क्या? 1965 में कोई कल्पना भी कर सकता था पैटर्न टैंक तोड़े जा सकते? युद्ध भूमि में अजेय माने जाते थे। उनको रिकायलस गन और हथगोलों से तोड़ने वाला भारतीय हुआ। किसी ने कल्पना की थी कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पेंसिल के बराबर रॉकेट से शुरू करने वाला भारत क्रायोजेनिक इंजन अपने बनाएगा, बिना किसी से उधार लिए, बिना कहीं से चोरी किए। ये भारतीय युवाओं ने किया है। 1965 में किसी को आशा नहीं थी कि यह देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होकर के खड़ा होगा। ये भारत के युवाओं ने किया है। सुपर कंप्यूटर उस भारतीय युवाओं के समूह ने बनाया जिस पूरे समूह ने सुपर कंप्यूटर को केवल चित्रों में देखा था। मैं जब कह रहा हूं चित्रों में देखा था, तो मैं यह आदरणीय विजय भटकर जी के शब्द कह रहा हूं, जिनके नेतृत्व में सुपर कंप्यूटर बना था। उन्होंने कहा, जब मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया था तब तक सुपर कंप्यूटर देखा भी नहीं था। वो युवा विजय भटकर और सीडेक पुणे और आईआईटी मुंबई और देश भर के आईआईटी के कंप्यूटर साइंस के युवाओं ने खड़ा किया था। एक और उदाहरण के साथ, युवा को सीखने की जरूरत नहीं है, बस उसको तो चुनौती स्वीकार करना, उसको सच करना आता है। अभी अभी एक घटना हुई, विंग कमांडर अभिनंदन की याद तो सबको है। F-16 नाम का विमान MiG-23, MiG-27 और MiG-29 से जमीन पर गिराया जा सकता है, इसकी कल्पना आज भी
दुनिया की वैमानिकी का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। खुद अपने से टपक जाने वाला मिग F-16 गिराता है, ये भारतीय युवा ने कर दिया है। इसलिए चुनौतियां स्वीकार करना, असंभव को संभव बनाना, दुनिया भर की श्रेष्ठतम कारपोरेट कंपनियों को नेतृत्व देना, ये सब कुछ तो इसी कालखंड में युवा ने किया है। और इसमें से अधिकांश वो युवा हैं जो भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत है। तो उनको तो ये तो भारतीय युवा की जब याद आती है तो हनुमान की याद आती है। उसको तो उसकी ताकत बतानी है, उसकी क्षमता बतानी है। वो भूल गया है अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपनी मेधा को, बस उसको उत्साह से भर देना है। आज अनुकूल वातावरण है भारत के अंदर, विविध प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का चित्रण करने वाले कुछ विद्वानों के बाद भी भारत का युवा आज इस अनुकूल वातावरण में है जिसमें उसको उत्साह है दुनिया जीत लेने का। फिर मैं संस्कृत की एक पंक्ति इस पर कहूंगा, क्रिया सद्य सत्वे भवति महताम नोपकरण। ये जो सत्व है ना, करने की क्षमता है, उत्साह है, ये उत्साह विजय दिलाता है, उपकरणों से विजय नहीं होती है। एक और उदाहरण दे दूं, राम रावण युद्ध के समय विभीषण को बड़ी चिंता हो गई थी, क्योंकि वो उस सभ्यता से आए थे जो उपकरणों पर आधारित थी, जो मशीन पर आधारित थी, जो आर्थिक संपन्नता और भौतिक दृष्टि पर आधारित थी, जो दुनिया भर से शोषण करके उपभोग के साधन अपने देश में इकट्ठा कर रही थी, श्रीलंका में इकट्ठा कर रही थी। उसी सभ्यता से थे जिसने भौतिकता का सर्वोच्च जो हो सकता था अर्जित कर लिया था, सोने की लंका थी। इसलिए वहां से आए हुए थे। राम के प्रति भक्ति होना और ये सब होने के बाद भी राम के प्रति भी उनके मन में संशय आता है और कह बैठते हैं कि ये युद्ध आप कैसे जीतोगे। सबको रावण रथी वीरत रघुवीरा, वो रावण को रथ पर देख के चिंतित हो जाते हैं कि ये पैदल राम, नंगे पैर राम, नंगे सर राम, जिसके पास शील्ड्स भी नहीं है, वह राम कवचहीन राम रावण से कैसे जीतेगा। उस समय राम ने कुछ बातें कही, सत्य, स्नेह, शील, शौर्य, धैर्य, ये वो गुण हैं जिनसे युद्ध जीता जाता है। भारतीय युवा इन गुणों से परिपूर्ण युवा है। एक समस्या थी ना दुनिया में, ब्रेन ड्रेन की समस्या, भारत के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या थी और लोगों को लगता था कि युवा जो चला जा रहा है लौट करके नहीं आएगा। पिछले 10-15 वर्षों से लगातार लौट के भी आ रहा है और लेके भी आ रहा है। यहां रह करके उनकी अर्थव्यवस्थाओं को चला भी रहा है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं से भारत के लिए आय भी कर रहा है। और उसी की ताकत है कि आज भारत कटोरा संस्कृति का देश नहीं है। एक और कहानी कह दूं, सच्ची कथा है, अपने साथ गुजरी है। मैं एमए का विद्यार्थी था, मेरे 2 छोटे भाई हैं। एक उस समय पीएससी प्रीवियस में था और एक हाई स्कूल में था। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, चांद पर आदमी है नहीं है, वाद विवाद कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे और मैं उस आराम से सुन रहा था। अचानक बीएससी में जो भाई पढ़ता था, अभी वो भी अध्यापक है इसलिए पढ़ता था, उसने कहा कि एकदम आदमी नहीं है और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है
कि चांद पर आदमी होता तो भारत वहां कर्ज मांगने नहीं गया होता क्या? तो इस प्रकार की कटोरा संस्कृति के देश के रूप में हम जब थे, उससे दुनिया को हम मदद देने वाले राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आए हैं। यह इस देश के युवाओं के परिश्रम का परिणाम है। यह अलग बात है कि एक लंबा समय रहा पहली बार भारत के अंदर युवा नीति होनी चाहिए कोई, इसकी चर्चा ही 1999 में प्रारंभ होती है और 2004 में आकर के फिर बंद हो जाती है। 2014 तक युवा नीति इस प्रकार की चर्चा बंद हो जाती है। तो यह दृष्टिकोण क्या है? भारत का वैश्विक दृष्टिकोण भारत को मजबूत करके ही खड़ा हो सकता है। और भारत को मजबूत करना यानी भारत को ताकतवर देखने का जितने साइकोलॉजिस्ट हैं वो जो कल्पनाएं कर रहे थे, वो आकलन कर रहे थे कि भारत विश्व गुरु बनकर के उभरेगा, विश्व की श्रेष्ठतम ताकत बनकर के उभरेगा, तो युवाओं के बल पर कर रहे थे। 50% से अधिक युवा आबादी वाला देश, ये जनसंख्या को कमजोरी बनाने की जो आदत थी, इससे मुक्ति पाने की जरूरत है। यह 50% युवा हमारा संसाधन है, हमारी ताकत है। जनसंख्या उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी इस जन के नियोजन और इस जन को उत्साह देने की समस्या। इस दृष्टि से युवा को सिखाने उखाने की जरूरत नहीं है, उसको तो एक आत्मविश्वास उसके मन में पैदा करने की जरूरत है। जैसा जामवंत ने हनुमान के मन में पैदा किया था, समुद्र देख करके घबराए हुए हनुमान के मन में, और हनुमान ने छलांग लगाई और लंका पहुंच गए। ऐसे ही उसकी ताकत को याद दिला सके, पहचान करा सके उसकी कि तुम कौन हो। भारत का युवा कटोरा वाला देश का युवा नहीं है, यह अमृतस्य पुत्र है। यह उस संस्कृति का है जिस संस्कृति में देवता भी मनुष्य से सहायता मांगने के लिए धरती पर आते थे और उनके बल पर राक्षसों से वो युद्ध जीता करते थे। गांधी इस युवा के बल पर तो संपूर्ण राक्षसी संस्कृति और सभ्यता के पराभव की बात कर रहे थे। इस युवा को देखना हो, इसके उत्साह को देखना हो, तो जितने असंभव कार्य हुए हैं, कल्पना नहीं की जा सकती थी, इस प्रकार के कार्य हुए हैं, उसको देखना पड़ेगा। भारत का युवा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बड़ा योगदान कर दिया और नहीं है, इस नाते मैं मानता हूं कि ये उपभोक्तावाद से अप्रभावित है। अगर उसमें उपभोक्तावाद दिखा रहा है, उसमें उपस्थित की चकाचौंध दिख रही है किसी को, तो कुछ तो मजबूरियां रही। और यहां तो मजबूरियां ही नहीं थी, विकल्प ही दूसरे नहीं थे। तो विकल्पहीनता की स्थिति से युवा निकल गया है। अपनी पहचान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को पाने का संकल्प है, और इस देश के युवा ने जब जो तय किया है वो हुआ है। भारत आजाद होना चाहिए, तय किया तो आजाद हो गया। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना चाहिए, कंगलों का देश, भूखमंगों का देश भारत नहीं होगा, तो ओबामा को कहना पड़ेगा भारतवासियों के कारण से दुनिया में अन्न संकट आ गया है, बहुत खाना खाने लगे, बहुत खाना खराब करने लगे। और कोविड के समय हम अन्न के लिए तो नहीं परेशान हो रहे हैं। तो वह युवाओं ने तय किया, खेती के क्षेत्र में तय किया, कर लिया। 62 में हारे थे, 67 में तय किया कि बताएंगे कि हमारे दिल में क्या है, बता दिया। तत्क्षण भी बता दिया, अभी हुई घटना में तत्क्षण भी बता दिया, 2020 में भी बता दिया। वही कहूं, तुरंत बता दिया, देरी नहीं की। 62 में तो 5 वर्षों का इंतजार करना पड़ा था, तत्क्षण बताया। 2019 में भी बताया था। तो इसलिए युवा इस देश की ताकत है, इस देश का वर्तमान है, और इस देश का वर्तमान बहुत गौरवशाली
जीवन के बोध के साथ जी रहा है। इसलिए भारत के भविष्य और भारतीय युवा के भविष्य के बारे में किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। भारत तो जीतेगा, और भारत का जीतना पूरी दुनिया का बचना है। यूएसए और चीन का जीतना दुनिया का बचना नहीं है। वो लालच पर आधारित सभ्यता है, संयम पर आधारित सभ्यता नहीं है। भारत का जीतना संयम पर आधारित, प्रकृति के दोहन से मनुष्य के पोषण पर आधारित सभ्यता है। यह प्रकृति का शोषण या प्रकृति पर विजय की सभ्यता नहीं है। भारत की विजय वस्तुतः इस सभ्यता की विजय होगी, और मुझे तो उस सभ्यता के विजय के सूर्योदय की लालिमा दिख रही है। आपने सही कहा सर। जैसे कि आपने उदाहरण दिया हनुमान जी का, बिल्कुल सही कहा। आज जो भी युवा इस हमारे कार्यक्रम को देखेगा, कहीं ना कहीं हमें अंदाजा होगा कि आप जैसे गुरुजन जब जब हमारे जैसे युवा मार्ग डगमगाते हैं, तो हमें अपनी शक्तियों का आभास, हमें अपनी क्षमताओं का आभास कर करके एक आगे की राह को उतनी ही ताकत के साथ तय करने की शक्ति आप जैसे गुरुजन देते हैं सर। बिल्कुल उसी तरह जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति को जामवंत जी ने याद दिलाया था। रोशन, आपका प्रश्न। सर्वप्रथम सादर प्रणाम सर। सर, चूंकि आपने गांधी का जिक्र किया और आत्मनिर्भरता का भी जिक्र किया, मेरा सवाल कुछ गांधी को लेके है। गांधी का मानना था कि वी शुड ऑलवेज एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिस रेदर देन थ्योरी। तो उनका जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नॉलेज था सर, उस पे कुछ आप टिप्पणी कीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस अपने एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करते हैं, उसके ट्रांजिशन को, उसके इवोल्यूशन को एनालाइज करते हैं, तो हम उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे आज के दिन में? क्या वो जो जिस मकसद से मॉडर्न एजुकेशन का की नींव रखी गई थी वह सार्थक साबित हुआ? किस हद तक साबित हुआ? इस पे सर आप व्याख्यान दीजिए। दो चीजें। एक तो गांधी जब प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वही भारतीयता की बात है। ज्ञान और क्रिया के बीच भारत की ज्ञान परंपरा भेद नहीं मानती है। ज्ञान वही है जो आपको वैसा ही बनाता है। जानती तुम्हें तुम्हें होई जाए। गांधी हिंद स्वराज्य में जो बात कह रहे हैं वो प्रैक्टिस पर आधारित होकर के नहीं कह रहे हैं, वो भारत के पारंपरिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने खुद जी लिया था हिंद स्वराज्य 1909 तक, ऐसी बात नहीं है। उसके कुछ हिस्से में प्रयोग किए थे, लेकिन संपूर्ण हिंद स्वराज्य को जिस बिना पर वो खड़ा कर रहे हैं, वो सब कुछ जी लिया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद लगातार जीते। वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड की जो थियोसोफिया है, इस थेरेपी के आधार पर, इस आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पर प्रैक्टिस नहीं हो सकती, इस बात को कह रहे हैं। गांधी का जीवन एक भारतीय दृष्टि से विचार किया जाए तो शास्त्र शुद्ध जीवन है। वो त्याग पर आधारित है, करुणा पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है। अपने स्वाभिमानपूर्ण जीवन के साथ दूसरे को स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने की परिस्थितियां कैसे निर्मित होंगी, इसके यत्न का है। भारत की स्वतंत्रता केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं है गांधी के लिए। भारत की स्वतंत्रता हिंद स्वराज के व्याज से वो संपूर्ण दुनिया को दासता की प्रणाली से मुक्त करना चाहते हैं। एक ऐसी सभ्यता की निर्मित करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य को दास बनाने की व्यवस्था। यह भारतीयता का वैशिष्ट्य है। गांधी अपने लोगों के बीच एक किताब को पढ़ने का सबको कहा करते थे।
उसमें से अधिकांश ने वो किताबें पढ़ी। वो था पंडित सुंदरलाल की किताब भारत में अंग्रेजी राज, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके 40 पन्ने जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लिखे हुए थे, उसको विशेष जोर देकर के वो कहते थे पढ़ने के लिए। वो भारत की मूल शिक्षा प्रणाली को प्रस्तुत करने वाली है। एक तो भ्रम फैला दिया गया कि भारत में शिक्षा नहीं थी। 1835 के अधिनियम के बाद भारत में शिक्षित होने का एक क्रम चला, रही होगी तो कभी प्राचीन काल में रही होगी, लेकिन 1821 से 1827 के सर्वेक्षण जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराए थे, सारों प्रेसिडेंसीज में कराए थे, उनको ब्रिटिशर्स ने हमसे छुपाया और हमारे लोगों ने भी उस पर चर्चा नहीं की। 70% साक्षरता के इलाके उस सर्वेक्षण में आए। सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी आर्थिक स्तरों के लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध है, ये उस सर्वे में आया हुआ है। उसको नष्ट करना था। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लागू करने के पीछे का उद्देश्य, भारत में वास्तव में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लागू करना नहीं था। उन्होंने अपने ग्रामर स्कूल के मॉडल पर हमारे यहाँ कोई विद्यालय नहीं खड़ा किया, और अपने यहाँ पॉलिटेक्निक नहीं खड़ा किया। पहला पॉलिटेक्निक भारत के अंदर खड़ा किया। इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि मनुष्य की मेधा का विकास हो, उनके जरूरी स्किल का विकास करने की शिक्षा तो देना चाहते थे। वो क्लर्की की स्किल हो या पुल बनाने की स्किल, वो व्हाइट कॉलर्ड लेबर हो या कंक्रीट के साथ काम करने वाला लेबर हो, ये बने, इसकी शिक्षा तो देना चाहते थे। लेकिन वो 100 वर्षों की आगे की योजना बनाने वाला युवा खड़ा हो जाए, इसकी शिक्षा नहीं देना चाहते थे। सत्य को समझने वाला युवा खड़ा हो जाए, इसकी शिक्षा नहीं देना चाहते थे। 1857 के बाद उन्होंने सेकुलरिज्म की शिक्षा देनी शुरू की। इसलिए अपने आज तक न पाया। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हेड और चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड और यूनाइटेड किंगडम का भी हेड, ये तीनों एक ही आदमी है। यानी शिक्षा, धर्म और राज, इन तीनों की एकाकारिता तो उनके यहाँ एक ही स्रोत है। तीनों, ये हमने अपने आप किसी को बताया क्या? यहाँ वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे, लेकिन उससे असर बहुत नहीं पड़ा। पहले बैच में ही ग्रेजुएट निकले थे बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। कलकत्ता से लेकर के और मदन मोहन मालवीय तक एक श्रृंखला दिख रही है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्नातकों की, जो उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था को, बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर के उसमें विवेकानंद भी आते हैं, उसमें मदन मोहन मालवीय आते हैं, और बाद के दिनों तक चलता रहा। उसी व्यवस्था से निकले हुए लोगों ने पूरे एजुकेशन सिस्टम के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। हमने नहीं माना, हमने मान लिया क्योंकि हम तो एक अजीब से भ्रम में जी रहे थे। उसके खामियाजा देश ने भुगता है। यह शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो मनुष्य को सृजनात्मक कल्पनाएं नहीं करने देती है। इस शिक्षा व्यवस्था का दोष यह है कि यह शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को खतरे उठाने की हिम्मत नहीं देती है। यह शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं देती है। अब ऐसा होगा तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां तो हिज मास्टर्स वॉइस में ही चलेंगे। अपनी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खराबी क्या है कि यह जो मूल्य बोध है इसका, यह पराया है। शिक्षा जिस मूल्यबोध पर आधारित होती है वैसा ही मनुष्य निर्माण करती है। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था के बीच इसी ढंग से
चीजें चल रही थी। वो इतिहास की तरफ ध्यान दें, भारत की धर्म व्यवस्था की तरफ ध्यान दें, भारत के वास्तविक धार्मिक जीवन की तरफ ध्यान दें, तो ध्यान में आएगा इन सबके बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। 1921 में गांधी ने कहा कि जो हिंद स्वराज्य है वही राम राज्य है। राम राज्य और हिंद स्वराज्य दो अलग अलग चीजें नहीं। कुछ बहस आगे बढ़ी तो उन्होंने, कुछ लोगों को हिंद स्वराज्य को रामराज कहने पर बहुत आपत्ति है, तो मैं इसको धर्मराज कहूंगा। ये धर्म राज्य है। गांधी के धर्म की दृष्टि वो, भारतीय परंपरा में भी धर्म की दृष्टि वही है। लेकिन जाने क्या हुआ कि धर्म कहते रिलीजन का चित्र सामने आता है। धर्म कहते मनुष्य धर्म, समाज धर्म, परिवार धर्म, कुल धर्म, राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म। इस प्रकार की जो दृष्टि बननी चाहिए वो नहीं बनती है। ये शिक्षा, और जब यह दृष्टि नहीं बनती है तो अपनी जड़ों से व्यक्ति कटता है। शिक्षित व्यक्ति जब अपनी जड़ों से कटता है तो कटी पतंग हो जाता है, कहां गिरेगा मालूम नहीं है। ये पतला धागा जो मूल्य व्यवस्था का है, ये आकाश में उड़ते हुए पतंग नियंत्रित करता है। पुराना उदाहरण है। नए उदाहरण से कह सकते हैं कि हम यह संस्कृति का जो पावर हाउस है, एक ऐसा रिमोट है जिसकी रेंज में जब तक है तब तक तो उपकरण काम करेगा। मनुष्य नाम का उपकरण, ये संस्कृति नाम की जैविक इकाई है। इसके रेंज में, इसके प्रभाव क्षेत्र में जब तक है तब तक तो वह सोउद्देश्य परिणामकारी है। जब संस्कृति विहीनता की स्थिति में आता है तो पशु हो जाता है। तो शिक्षा की स्थिति यह है कि वह एक कंप्यूटर बना रही है, एक रोबोट बना रही है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिएशन कर रही है मनुष्य में, नेचुरल इंटेलिजेंस जिसमें नोइंग, फीलिंग, बिलिंग तीनों एक साथ होगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, जड़ात्मक बुद्धि नहीं होगी, केवल रैशनल नहीं होगी, अपितु उसके साथ वो इमोशनल भी होगी। इसकी जरूरत है, क्योंकि दुनिया बड़ा लंबा समय आईक्यू खोजते खोजते परेशान हो रही है। यूरोप ने तो ईक्यू खोजना शुरू कर दिया। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अभी तक ईक्यू बढ़ा सके, इसके बारे में कोई रास्ता नहीं निकाला है। नई शिक्षा नीति आई है, उसमें कुछ चीजें दिख रही हैं, अगर सही दिशा में क्रियान्वित होती रही तो कुछ तो परिवर्तन आएगा। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा, ये सब एनालिसिस है। इन सब से अलग भारत का युवा अप्रभावित रूप से आगे बढ़ता रहा है, और कोई शायद ही युवा होगा मॉरली विकेट हो, बात अलग है, नैतिक दौर्बल्य का शिकार हो गया। और कुछ लोग तो ऐसे हर समय होते ही हैं। महाभारत के समय भी तो दुर्योधन चिल्ला के कह रहा ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः जानामि पापम न च मे निवृत्तिः। तो कुछ ही बात तो ऐसा होता ही है कि जानता तो धर्म है लेकिन करता अधर्म है। लेकिन अधिकांश धर्म दृष्टि यानी मूल्य दृष्टि, धर्म दृष्टि यानी सृजनात्मक कल्पना से संपन्न मनुष्य, धर्म दृष्टि यानी पर दुख कातर व्यक्ति,
दूसरे के दुख को दूर करने वाला व्यक्ति। ये तो इस देश के का सामान्य स्वभाव है। इस सामान्य स्वभाव को ब्रितानी शिक्षा प्रणाली आज तक परिवर्तित नहीं कर सकी। कुछ की कंडीशनिंग कर दी होगी, कुछ जो ऐन्द्रिक आस्वाद में फंस गए होंगे वो उसके चंगुल में आ गए, लेकिन अधिकांश उससे मुक्त है। और वर्तमान पीढ़ी का युवा अपेक्षाकृत ज्यादा मुक्त है कि उसने उस उपभोग के समाज को लंबा देख लिया है। मनुष्य सामान्य तौर पर बहुत आशा वाला प्राणी है, निराशा का प्राणी नहीं है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, बाह्य आरोपण है, सुपर इम्पोजिशन है मनुष्य पर, ये कभी कभी उसको निराश नहीं, और निराशा में वो चित्कार करने लगता है कुछ नहीं हो सकता है, यहां तक कुछ नहीं हो सकता कि जीना ही बेकार है। चुनौतियों से घबरा करके कुछ लोग ऐसी स्थिति में आत्महत्या भी कर लेते हैं। अभी एक घटना हुई है जी। और उसका युवाओं पर तो असर बहुत पड़ा है, लेकिन यह मॉडल नहीं हो सकता। उससे अच्छा तो वो कोढ़ी है जिसके पास जीने का कोई कारण नहीं है, सारे अंग गल करके गिर गए हैं, कोई उसके पास खड़ा नहीं होना चाहता है, फिर भी जीने का यत्न करता है। और भारत का युवा इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करता हुआ जीने का यत्न कर रहा है, इसके लिए सृजन का यत्न कर रहा है। वो साहित्य के क्षेत्र में कर रहा है, वो कलाओं के क्षेत्र में कर रहा है, वो विज्ञान के क्षेत्र में कर रहा है, तकनीक के क्षेत्र में कर रहा है, प्रबंधन के क्षेत्र में कर रहा है, राजनीति के क्षेत्र में कर रहा है, गवर्नेंस के क्षेत्र में कर रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय युवा नए नए प्रयोग करता हुआ न दिखाई दे रहा। ये प्रयोग धर्मी युवा ही वास्तविक भारत का चित्र है। विवेकानंद का सर जिक्र किया, उनका मुझे कथन याद आता है कि गो बैक टू वेदास करके। तो अगर हम इसको आज के संदर्भ में देखें तो जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास लेखन है, वो हमारी पीढ़ी को उसका उचित ज्ञान ही नहीं है, इतिहास बोध ही नहीं है। और इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर विचारधारा के व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराता हूँ। मूलतः देखा जाए तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतिहास लेखन किया। तो हम हमारे पीढ़ी के युवा असली इतिहास का बोध कैसे कर पाएंगे जब उन्हें असली इतिहास के बारे में बताया ही नहीं जाएगा। बहुत घबराने की जरूरत नहीं इसको लेकर के। मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं, आपका जो घबराहट है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। हम कक्षा 5 से एक बात पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा है, आर्य भारत के बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किया द्रविड़ों पर और उनको मार के दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। पढ़ रहे हैं ना? उत्तर भी यही लिखा होगा, क्योंकि यही लिखेंगे तो नंबर मिलने वाले हैं। अगर जो बनवे है वो लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आज भी इतने साल पढ़ने के बाद उसको मानते हैं क्या हृदय से? नहीं मानते हैं ना? जी नहीं। अरे अभी तक पढ़ते आ रहे थे एनसीईआरटी की किताबों में भगत सिंह आतंकवादी हैं, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी हैं। हमने माना है क्या? ये नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इससे कुछ बहुत बिगड़ गया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि भारत का सही इतिहास सामने नहीं आया है। जिस जाति पर किसी को भी शासन करना होता है तो वो जाति पद दलित रूप में दिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर हम सब जानते हैं कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में शरण लेकर के रह रहे थे।
इस नाते और अपनी आजीविका चलाने के लिए तमाम लेख वेख लिखा करते थे। उसके लिए उस कालखंड में उनको सामान्य लेखकों से ज्यादा पैसे मिलते थे। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि भारत के अंदर ब्रितानी राज को मजबूत बनाने वाली चीजें लिखी। तो वो तो नैतिकता से अपने शरणदाता के शर्तों के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज को, दुनिया भर में गुलामी और दासता के खिलाफ, दुनिया भर में फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के खिलाफ सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला आदमी भारत में इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई करता है। ये बात सामने बस आ जाए, बात समझ में आ जाएगी कि अब उस आधारों पर, उस दृष्टिकोण के साथ, उस चश्मे को रख करके जो इतिहास लिखा गया है, वो इतिहास स्वाभाविक तौर पर भारत में दैन्य का, पलायन का, विपन्नता का इतिहास है। इसी दीन, विपन्न, दरिद्र, अज्ञानी भारत की खोज कर रहे थे। क्या वो शताब्दियों तक खोज करते रहे? भारत से तिजारत हो जाए, भारत से व्यापार हो जाए, इसी दरिद्र भारत के लिए वो कर रहे थे क्या? और खोज क्या कर रहे थे? एक बार खोजने निकले भारत तो पहुंच गए हजारों किलोमीटर पश्चिम, पता ही नहीं चला कि हम रास्ता भटक गए। जिनको रास्ता चलना, नौकायन करना, नेविगेशन नहीं करना आता था, वो भारत को ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा आया तो अपने नेविगेशन के करंट से नहीं आया। पहली बार तो जहाज में बैठा था वास्को डी गामा और 3 चिट्ठी लेकर के आया था। उस समय तक पुर्तगाल को यह भी न मालूम था कि भारत में अरबी नहीं बोली जाती है। एम्पायर ऑफ इंडिया के लिए अरबिक भाषा में लिखा हुआ चिट्ठी लेकर, उसको ये भी नहीं पुर्तगाल को मालूम था, यूरोप को मालूम था कि ये इंडिया नाम का जो इलाका है ये कोई एक राज्य नहीं है, यहां एम्पायर ऑफ इंडिया नाम की कोई चीज नहीं है। और वो कांजीलाल भाई न होते जिनके जहाज के पीछे पीछे चल करके वो कालीकट तक आया तो भारत पहुंच भी नहीं पाया होता, वो भी किसी और दिशा में पा गया होता। तो उस कालखंड तक नेविगेशन किसके पास था? उपभोक्ता सामान यहां से ले जा रहे थे। वो ले जाने के लिए क्या आए थे? कपड़े ले जाने आए थे। मसाले ले जाने आए थे, किताबें ले जाने आए थे, भाषा ले जाने आए थे, भाषा विज्ञान ले जाने आए थे। सब लेकर के तो गए और यहां नष्ट कर दिया। एक कालखंड लंबा नष्ट होने का चला और उसके बाद से पुराना याद न रहे, इसके बाद इतिहास को बनाने का चला। परिणाम है कि एक ऐसी वैचारिकी की, आइडियोलॉजी की अंधता में डूबी हुई जमात शिक्षा प्रणाली ने पैदा किया, जिसको अब भी भारत में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। न तो पुराने में अच्छा दिखता था, न वर्तमान में अच्छा दिखता, क्योंकि वो जिस वैचारिकी पर आधारित है उस वैचारिकी में भारत में कुछ भी अच्छा नहीं था। अच्छा सिर्फ यही था कि अंग्रेज यहां राज करने चले आए, भारत का भाग्योदय। तो एक बार भाग्योदय हो गया तो भाग्य वैसा ही बना रहे। इस अंधता का शिकार होकर के जो पूरी इतिहास का लेखन कर रही थी, वो केवल इतिहास में को ही नहीं बिगाड़ रही थी, वो भारत के समाज शास्त्र को भी बिगाड़ रही थी, भारत के समस्त सामाजिक विज्ञानों को बिगाड़ रही थी। अब एक उदाहरण मैं ले लेता हूं इसी के साथ। भारत में समाज शास्त्र के अध्ययन में फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ाई जाती है। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी में क्या पढ़ाया जाता है? भारत में वर्ण है, जाति है, भारतीय समाज वर्ण आश्रम पर आधारित समाज है, यही तो पढ़ाया जाता है।
भारतीय समाज का यह आधार है क्या? भारतीय समाज का आधार तो है ऋण व्यवस्था। भारत में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऋण के साथ जन्म लेता है और इस ऋणों की पूर्ति का उपक्रम करना, मुक्ति का उपक्रम करना है, यही भारतीय समाज व्यवस्था का आधार है। वो पितृ ऋण है, वो देव ऋण है, वो ऋषि ऋण है, वो देवताओं का यानी समस्त प्राकृतिक शक्तियों का ऋण है। इस धरती ने, इस आकाश ने, सूरज ने, चांद ने, बादलों ने, पेड़ पौधों ने जो कुछ हमारे जीवन के लिए दिया है वो ऋण है हमारे। इसको हमें चुकता करने का यत्न करना है। तो हम बादल, आसमान और उसको तो नहीं दे सकेंगे, तो लौटाते किसको हैं? इसी प्रकार का पर्यावरण हम अगली पीढ़ी को लौटाते हैं, इसी प्रकार का स्वाभाविक धरती इस अगली पीढ़ी को लौटाते हैं। तो ये देव ऋण से हमने यज्ञ को कर्म कहा था, उन्होंने कहा यज्ञ हवन करना है, आहुति डालना है। सभी कर्म हमारे लिए यज्ञ है। उन्होंने कहा नहीं, ये जो आहुति होती हो रही है ना, पशु बलि हो रही है, नर बलि हो रही है, पशु बलि हो रही है, अन्न की बलि हो रही है, ये सब जो जलाया जा रहा है ये यज्ञ है। अर्थ बदल दिए बड़े सुनियोजित तरीके से। वो तो करना ही पड़ता है, उनको मालूम था कैसे किया जाएगा। उसके बाद और क्या किया? ऋषि ऋण यानी आचार्य ऋण, यानी गुरु परंपरा का ऋण। अब शिष्य जो है ऋण लौटाएगा, पैसे से लौटाने की परंपरा नहीं है। पैसे से लौटाने पे तो कभी कभी आचार्य यहाँ इतना नाराज हो जाता था कि बड़ा दंड दे देता था। कौत्स 4 पूछा कि कुछ गुरुदक्षिणा ले लीजिए, कुछ गुरुदक्षिणा ले लीजिए। आचार्य को गुस्सा गया, 14,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ। तो जिसके पास 100 का ठिकाना नहीं था उसको 14,000 मांगा। ये अलग बात है कि उस व्यवस्था में वो 14,000 भी कौत्स व्यवस्था कर सकता था, लेकिन पुण्यजीवी अध्यापक को इस परंपरा में आचार्य नहीं कहा गया है। वो ट्यूटर की भूमिका में, जो पैसे लेकर पढ़ाता है वो उपाध्याय है, वो आचार्य नहीं है। तो आचार्यों का जो ऋण है, हमारे आचार्यों को, हमारे शिक्षकों का जो ऋण है, उसको लौटाना है इस ज्ञान का विस्तार करते हुए। और जहां ज्ञान का विस्तार करना है, ये ऋण हो, वहां कहा जाए कुछ को कहा कि पढ़ो ही नहीं। और कहा ये सन्यासियों का धर्म है, यहाँ तो परिवार और गृहस्थ जीवन की व्यवस्था ही नहीं रही है, ये भिक्षु हो जाएगा, ये सन्यासी हो जाएगा। इस प्रकार से कर्महीनता का समाज, ये समाज शास्त्र में हमने पढ़ा। और कहा प्रजातंत्र मावेवच्छेदसी है, प्रजातंत्र बनी रहनी चाहिए, ये धरती तुम्हारे साथ ही खत्म ना हो जाए, इसके बारे में चिंता करो। और गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि समाज के सभी हिस्सों का पोषण करता है। भारत का समाजशास्त्र ये बता रहा था, उन्होंने दूसरा कुछ बता डाला। और ये विकृतियां लाने वाले लोगों ने इन विकृतियों को बताया जाना है, इसकी कल्पना की थी, इसलिए विकृतियां लाए। और हम इतने अंधता के शिकार हो गए थे कि इस विकृतियों को अपना मान करके और ओढ़ लिए। इसलिए इतिहास को, समाज विज्ञान को इस अंधता से मुक्ति पानी होगी। इस अंधता से मुक्ति नहीं पाएंगे तो भारत की पहचान नहीं कर पाएंगे, और भारत की पहचान नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या कि भारतीय समाज के साथ लगाव नहीं होता है। एनजीओ मॉडल में हम समाज जीवन में जी रहे होते हैं। हम उस समाज के एक सदस्य के रूप में समाज में नहीं जी रहे हैं। हमने सीखा उनसे क्या समाज के क्षेत्र में, जानते हैं? बड़ी मजेदार बात है। सोशल वर्क इज अ प्रोफेशन, है ना? स्थापित कर दिया हमने, सोशल वर्क को एक प्रोफेशन के रूप में स्थापित कर दिया है। जो ऋण था हमारे ऊपर, सामाजिक कार्य करना, हमारे ऋण मूर्त से मुक्त होने का उपक्रम था, इसलिए अपरिहार्य था। उसको हमने एक प्रोफेशन बना दिया।
आजीविका का साधन बना दिया। समाज कार्य इस देश में न तो कभी चैरिटी था और न कभी प्रोफेशन था। उसका कारण क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल गिल्ड्स, वो सब गिल्ड भी खत्म हो गए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, श्रेणी संगठन सबके सब खत्म हो गए। इसलिए समाज का जो अंतर संबंध था वो अंतर संबंध टूट गया। वो जुड़ेगा तब जब इसका बोध होगा, इसका ज्ञान होगा। तो इतिहास बदलना है, समाज शास्त्र बदलना है, समाज विज्ञान बदलना है, मनोविज्ञान बदलना है, और ये सब बदल जाएगा निश्चित रूप से यदि इतिहास बदल जाए। बहुत सारी चीजें अब भी हम मानने को तैयार नहीं है। आर्य भारत के बाहर से आए थे, नहीं मानते हैं। एक उदाहरण सिर्फ दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम नहीं मानते हैं। वो चाहे जितने ग्रीक स्रोत कहें, हम मानते हैं क्या कि पोरस हारा था। सिकंदर भारत भूमि तक आया था, हम ये मानते हैं क्या? नहीं आया था, ये फैक्ट है। और भारत की परंपरा में कोई नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि ये भारत बहुत सारे राष्ट्रों का समूह है, इस देश का जन मानता है क्या? बड़ी कोशिश के बाद इस प्रकार के कुछ स्वर खड़े करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन यह भारत का आम स्वर नहीं है। भारत का आम स्वर आसेतु हिमालय, यानी सेतुबंध रामेश्वर से लेकर के और हिमालय की श्रृंखलाओं तक, हिंदकुश से लेकर के और कामरूप तक, ये जो फैला हुआ भूखंड है, इस भूखंड को एक राष्ट्र मानता रहा है, मानता आया है। इतिहास में इसको विखंडित रूप में और ये प्रस्तुत करने की कोशिश बहुत की गई कि ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो इस देश का एकीकरण नहीं हुआ। एकीकरण तो इस देश का उनके, जब इस देश में आने का वो सोच नहीं पाए थे, तब उनकी तिथि से बता रहा हूं। 788 में पैदा हुए एक बच्चे की बात बता रहा हूं। 11 साल की उम्र में वो काल्दी से, केरल में काल्दी से और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर तक पैदल चल के आ जाता है कि उसको पढ़ा सके ऐसा शिक्षक वहां पर है। ये सूचनाएं तो फैली हुई थी ना। अगर ये देश अलग अलग था तो मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के उज्जैन के किनारे के एक शिक्षक की ख्याति केरल क्यों जानी चाहिए? क्यों केरल में बैठ करके कोई पंडित लिखेगा कि केरलात गंगा दर्शन प्रसंग नास्ति, केरल से गंगा दर्शन नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको काशी जाना पड़ेगा। केरल में पंडित क्यों लिख रहा है? क्यों दक्षिण में भी काशी बसती है, सुदूर हिमालय में भी काशी बसती है, और गंगा यमुना के मैदान में भी काशी बसती है। उच्चारण भेद हो गया, अब कांची हो गई, नहीं समझ में आ रहा। वही काशी है, वही उत्तर काशी है हिमालय में, और वही काशी है वाराणसी के नाम से जिसको हम जानते हैं। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। वही बच्चा जो है अपने ज्ञान की प्रतिस्थापना के लिए कश्मीर जाता है और शारदा पीठ पर अपने ज्ञान की दुंदुभी बजाते हैं शंकराचार्य। सर्वज्ञ पीठ पर प्रतिष्ठित होने वाले प्रथम आचार्य बनते हैं। ये केरल वाले का कश्मीर से क्या मतलब था, अगर ये देश एक राष्ट्र नहीं था? इतिहास में ये चीजें और इतिहास से जो मूल्यबोध बनना चाहिए वो छिपाया गया है। लेकिन देश के जन से, जिसने ये गलती वाला इतिहास नहीं पढ़ा है, उससे वो इससे प्रभावित भी नहीं है, और सामान्यतः युवा भी नहीं प्रभावित है। थोड़ा उत्तर उत्तर लिखने के लिए उसकी मजबूरी रही कि वही सवाल थे, वही टेक्स्ट था, उसी का उत्तर लिखने पर नंबर मिलने वाला था, इसके लिए उसका उपयोग किया है। अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये खत्म होगा।
मुझे पता है सर, आपके साथ आपकी व्यस्तता भी, पर एक सर प्रश्न जो आपने उत्तर अभी दिया सर, इसी से अभी मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आप स्वयं भी सर दर्शन शास्त्र और धर्म के मर्मज्ञ और ज्ञानी हैं सर। तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ तो शिक्षा, धर्म और राज तीनों के बीच कोहेरेंस बैठा के रखा, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने साजिश पूर्वक और बड़े सुनियोजित ढंग से पहले तो देखा कि हमारा जो ज्ञान भंडार है वो धर्म के माध्यम से है, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा को दूषित किया। और उसके उपरांत उन्होंने क्या किया कि पहले धर्म की परिभाषा दूषित कर दी, और फिर ये हमारे एक बड़े ज्ञान भंडार को, जो कि उपनिषदों में थे, हमारे वेदों में थे, उनको हमसे छीन करके अलग इस बात से कर दिया अपनी दैट मैकॉले शिक्षा पद्धति के द्वारा कि ये धर्म की चीज है, इनका शिक्षा से क्या लेना देना। तो अब मैं यह पूछता हूं सर, चूंकि आप विभिन्न प्रकार की एकेडमिक्स और सिलेबस निर्माण समिति में भी हैं सर, एक्सपर्ट के रूप में, तो जब हम नई शिक्षा नीति, जब हमारे पास अवसर है अपनी शिक्षा नीति के निर्माण का, तो ये जो हमारे ज्ञान भंडार है, संस्कृत भाषा को हम उन्नत करके उन वेदों तक, उन उपनिषदों तक पहुंचने का प्रकल्प क्यों नहीं करते हैं, और वैज्ञानिक रूप से शोध के ऐसे हम प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम स्थान क्यों नहीं स्थापित कर रहे हैं, ऐसे डेडिकेटेड प्रयोगशालाएं जहां संस्कृत और विज्ञान का हम ऐसा सम्मिश्रण रख सकें सर, जहां कि हम अपने इन वेदों उपनिषदों पर शोध करें, और जिन ज्ञान भंडार को हमसे दूर करने की कोशिश की गई उसे हम अपने जन जन तक पहुंचाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर, इस पर थोड़ा आपसे मैं चाहूंगा। आपको विश्वास सिर्फ इतना दिला रहा हूं कि नई शिक्षा नीति में इन सारी चीजों की व्यवस्था बनी है, एक व्यापक सोच के साथ बनी है। भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों पर अवस्थित पूरे विश्व के ज्ञान विज्ञान के बराबर की शिक्षा कैसे दी जा सके, एक ऐसी शिक्षा कैसे दी जा सके जो व्यक्ति को उसकी पहचान, उसके गौरव की पहचान, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके मूल्यबोध से उसको रूबरू कराती हुई, उसके साथ उसको जोड़ती हुई आधुनिकतम ज्ञान और तकनीक के साथ तालमेल बिठाना सिखा सके, जो उसे भाषा की श्रेष्ठता जैसे व्यर्थ के मनोग्रंथियों से मुक्ति दिला सके, जो उसे उसकी मातृभाषा में बोध के अवसर दिला सके, जो उसके सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप ज्ञान की रचना कर सके। जो नई शिक्षा नीति प्रस्तावित है उसमें इसके लिए पूरी जगह बनी है, और एक गौरवशाली भारत, श्रेष्ठ भारत इस शिक्षा नीति के माध्यम से उभर करके आएगा। यह मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि इन तने सारे प्रयासों के बाद भी, भारत को खराब दृष्टि से दिखाने के बहुत सारे प्रयासों के बाद भी, भारत को खराब दृष्टि से दिखाने के षड्यंत्र सफल नहीं हुए। सफल होगा भारत को श्रेष्ठ दृष्टि से दिखाना, क्योंकि इतिहास और परंपराएं व्यक्ति को गौरव बोध से युक्त करने वाली है। जो परंपरा और इतिहास बोध व्यक्ति को गौरव से युक्त नहीं करता है, व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता है। कोई मलिन, दलित, पददलित और आत्माभिमान से विहीन जीवन नहीं जीना चाहता है। इसलिए उसे स्वाभिमान का जीवन मिल सके, उसे गौरव का जीवन मिल सके, उसके पूर्वजों की परंपरा गौरवशाली रही है, उसके आधार पर उसमें हीनता का बोध न हो सके, इसको जोड़ते हुए उसे भविष्य के सपने सजाने का साहस और संकल्प मिले, ये इस नई शिक्षा नीति की विशिष्टता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी दुनिया में श्रेष्ठतम चल रहा है उसको उसी कालखंड में जोड़ा जा सके। आनो बद्धाः क्रतवो यन्तु विश्वतः की अवधारणा के साथ दुनिया में जो भी श्रेष्ठतम है, अच्छा है, वो जरूर आना चाहिए। लेकिन कोई हमको हीन और कमतर दिखाने के प्रयास कर रहा है, वो रुकने चाहिए, बंद होने चाहिए। ये जो दो चीजें हैं, दोनों को बैलेंस करते हुए एक शिक्षा प्रणाली आ रही है, उससे इसका रास्ता निकलेगा।
इसके परिणाम निकलेंगे। और आने वाली शताब्दी तो भारत की शताब्दी है, इसमें कोई संशय के लिए जगह ही नहीं है। ये तो दुनिया भर को बात होने लगा है। ये इस मंच से सर आपने बहुत बड़ा आज आश्वासन देकर के कई लोगों का संशय दूर किया कि जो हमारी नई शिक्षा नीति होगी उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए विशेष स्थान होगा। सर तो वैसे हम कहें तो जिस प्रकार से प्रशांत महासागर अथाह, वैसे सर के पास अथाह ज्ञान है रोशन, हम लोग जितना चाहे सुनते रहे। पर सर ने हमें, यह सर का प्रेम था कि इतनी व्यस्तता के बाद भी सर ने समय दिया, तो सर के समय का भी हम बखूबी ख्याल रखते हैं। रोशन, आखिरी प्रश्न आपके पास कोई हो तो ले, उसके बाद मैं कंक्लूडिंग प्रश्न करके हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी प्रश्न सर, वही एक छोटा सा सवाल था और रिसर्च कल्चर पे कि जो एक एलिगेशन लगाया जाता है कि भारत में रिसर्च कल्चर है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम रिसर्च करें, तो ये एक्यूजेशन एलिगेशन कहाँ तक सार्थक है? उसमें सर एक जोड़ना चाहूंगा छोटा सा सर, कि जैसे रोशन ने रिसर्च कल्चर की बात की, और हम लोग जैसे रिसर्च में भी सर नेचुरल साइंसेस के जो शोधार्थी हैं और हम लोग सामाजिक विज्ञान के शोधार्थी हैं सर, तो एक अभिभावक के रूप में भी आपसे यह प्रश्न है कि कई दफा यह होता है कि सामाजिक विज्ञान के शोधार्थियों को यह एक भावना जगती है कि हम तो कुछ अनूठा कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ नया कर ही नहीं रहे, नेचुरल साइंस को एक लगता है कि नहीं वही खोज कर सकते हैं। तो इसको कैसे, इस अंतर को कैसे पाटा जाए? कई बार सरकारी नीतियों में भी ये चीजें झलक जाती हैं सर, तो इस अंतर को कैसे पाटा जा सकता है सर? ऐसा है कि ये अंतर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में रिसर्च कल्चर का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वह अमेरिका के प्रयोजन मूलक सभ्यता दृष्टि का परिणाम है। जो उपयोगी है वो चलेगा, जिसमें उत्पादकता है वो चलेगी, और उत्पादकता और उपयोग के कारण से उनको एक बात तो समझ में आएगी, मनुष्य का कोई विकास नहीं हुआ। 200 वर्ष पहले वो रंगभेद में जीवन जी रहे थे और 225 वर्ष बाद भी वो रंगभेद उतना ही जिंदा है। क्रूसेड और जिहाद की मानसिकता से पूरे समाज को मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए वह एक प्रभाव था, उस प्रभाव के कारण से ऐसा हुआ है। कोविड ने कुछ चीजें तो बड़ी जबरदस्त की है। ये चुनौती किस प्रकार से भारत के लिए अवसर है, तो समाज विज्ञान की दृष्टि से भी अवसर है। समाज विज्ञान को ठीक दिशा में समझना है। यूरोसेंट्रिसिटी से मुक्ति नहीं होगी तो समाज विज्ञान के शोधार्थी का मूल्य तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो जितना शोध अध्ययन कर रहा होता है यहाँ कुछ भी लागू होता हुआ नहीं दिख रहा। तो जब लागू होता हुआ आप जो रिजल्ट दे रहे हो वो रिजल्ट वास्तविकताओं से दूर है, समाज को बेहतर बना सके इसका कोई सुझाव नहीं है उसमें। विकृतियां और विकृतियों पर क्वांटिटेटिव रिपोर्ट समाज विज्ञानों का प्रिय क्षेत्र है। सारे के सारे अनुसंधान सामाजिक विघटन और सामाजिक विकृतियों और उन पर क्वांटिटेटिव रिपोर्ट करना, इस पर ही केंद्रित रहे। हम उत्पादकता को समाज समझ बैठे, हमने समाज को एक इंटरप्राइज समझ लिया, साइमन की अवधारणा। तो अब सोसाइटी एज एन एंटरप्राइज, तो अब यहां तो जो बिकेगा वही चलेगा। व्यक्ति निर्माण, मनुष्य निर्माण, सांस्कृतिक चेतना से संपन्न मनुष्य निर्माण, सांस्कृतिक बोध और सृजनात्मक कल्पना से युक्त समाज निर्माण, ये जब लक्ष्य बनेगा, मनुष्य का आनंद, सुख की अपेक्षा आनंद लक्ष्य बनेगा, तो मानविकी और समाज विज्ञानों के दिन बहुरेंगे। तो इस दिशा में समझना है। मानविकी विमर्श कर रहा है जो समाज विज्ञानों को करना था, समाज विज्ञान जो है वो सर्वे कर रहे हैं विकृतियों का,
जो उनको नए आवश्यकताओं के अनुसार समाज रचना के संसाधनों उपागमों की खोज करनी थी। हम अपनी परंपरा के अनुसार कोई सामाजिक सिद्धांत दे ही नहीं सके। कोई सामाजिक सिद्धांत वहां से आता है, हम उसको हटाने लगते हैं अपनी परंपरा में। हमारे यहाँ आधुनिकता भी पूरी आई नहीं, हम उत्तर आधुनिकता के टेनेंट्स भारतीय समाज में तलाशने लगे। आधुनिकता पूरी होगी तब तो उत्तर आधुनिकता आएगी। इस छोटी सी समझ को समाज विज्ञान के क्षेत्र में हम नहीं देख रहे थे। जब तक वो उत्तर आधुनिकता नहीं चिल्ला रहे थे तब तक हम आधुनिकता ले आ रहे थे। जिस क्षण उन्होंने कहा उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता का खात्मा हो गया, हम लगे उत्तर आधुनिकता के टेनेंट्स देखने, उत्तर आधुनिकता कैसे आ जाएगी। उधर जो चल रहा है वो इधर भी चलाना है, कोई जरूरी है क्या? इधर जो चल रहा है वो उधर क्यों नहीं चलाना है? इधर जो चल रहा है अगर उधर चलाया जाए तो उन विचारों को अपनी समस्याओं से पूर्ति मिल जाएगी। और इस प्रकार के शोध समाज विज्ञानों के क्षेत्र में प्रारंभ हो गए। तो किसी प्राकृतिक विज्ञान के शोधार्थी की अपेक्षा समाज विज्ञान के शोधार्थियों का सम्मान ज्यादा होगा, उनकी आवश्यकताएं भी ज्यादा हैं। और जिनकी जरूरत होगी समाज को, समाज उनको सम्मान देता है। गैर जरूरी कूड़ा कोई अपने घर में सहेज करके नहीं रखना चाहता है। एंटिक के तौर पर कुछ प्राच्य विद्याओं को जरूर सहेजा जा रहा है, लेकिन प्राच्य विद्याएं भी व्यवहारिक बने, समाज विज्ञान व्यवहारिक बने, इसकी दिशा में हम सारे शोधार्थियों को, सारे शिक्षकों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सर, इतनी गहराइयों से और इतने प्रेमपूर्ण भाव के साथ आपने बिल्कुल, जैसे एक हमारे यहाँ कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारी दे बाहर मारे। तो बिल्कुल जो गुरु अपने शिष्य को जिस प्रकार समझाते हैं, आपने तमाम विषयों पे आपने बड़ी बारीकी से समझाया सर। मैंने प्रारंभ आपके व्यक्तिगत जीवन के प्रश्न से किया था, और जब हम लोग इस अपने संवाद को अंत की तरफ ले जा रहे हैं, तभी मैं आपके जीवन के एक व्यक्तिगत प्रश्न से करना चाहूंगा सर, ताकि हमारी पीढ़ी को आप लोगों से बहुत सीखने की आवश्यकता है। आप एक ज्ञान के अथाह सागर है, आप इतने सफल शिक्षाविद हैं सर, और उसी के साथ साथ आप एक कुशल प्रशासक हैं। आपने दोनों जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से, जैसा कि मैंने उदाहरण में भी कहा, चाहे पूर्व में हो यहाँ पे सदस्य सचिव के रूप में हो ICHR के, ICPR के, या वहां पे रजिस्ट्रार के रूप में हो संपूर्णानंद में, या यदि अभी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पे आपके प्रशासन की हर तरफ चर्चा हो रही है। तो एक शिक्षाविद का, एक प्रशासक के तौर पर काम करना, तो ये किस तरह का अलग अनुभव होता है सर? क्या चुनौतियां होती है और आपको भीतर से कैसा लगता है सर? देखिए, शैक्षिक प्रशासन शिक्षक की भूमिका से बहुत अलग नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान की क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। एक प्रशासक के रूप में उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास और उसकी पढ़ाई ठीक से चलती रहे, सही दिशा में चलती रहे, और शिक्षक और शिक्षार्थी अनुकूल वातावरण का अनुभव कर सके, इसके लिए। और इसके लिए थोड़े से बस एक संकल्प की जरूरत तो प्रशासन में सर्वत्र होती है, डिटैचमेंट की भी जरूरत होती है। मेरे गुरु, मेरे सुपरवाइजर, जिनके अधीन मैंने PhD किया था, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। उनसे ऐसा ही सवाल एक शिक्षक ने किया था। वो विद्यार्थियों से मिलते थे, बात करते थे, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश करते थे, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने कहा, आई एम इन चेयर, चेयर इज नॉट ऑन मी। जब हम कुर्सी पर हैं, कुर्सी हमारे ऊपर नहीं है, तो हम कुर्सी पर क्यों हैं ये याद रहेगा। ये याद रहे बस, हमें क्यों इस कुर्सी पर होना चाहिए। जब कुर्सी हमारे ऊपर हो जाती है, तो वह शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र हो या सामान्य
प्रशासन का क्षेत्र। सर्वत्र उसकी जो प्रभुता है, उस प्रभुता का प्रभाव पड़ता है। और प्रभुता अपाहि का ही मदन आई, और प्रभुता सर पर सवार हो गई तो केवल और केवल वो मदमस्त बनाएगी। फिर मोदी जी को याद करिए, इसीलिए वो बार बार प्रधानमंत्री के बजाय अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। उससे ये पता रहता है हम यहां क्यों हैं। और जब तक यह पता रहेगा कि हम क्यों हैं, तो हम सब लोग वास्को डी गामा की तरह भाग्यशाली नहीं है कि रास्ता भटक जाएंगे तो कोई कांजीलाल भाई मिल जाएंगे, हाँ, और कांजी भाई हमको कालीकट तक पहुंचा देंगे। वास्को डी गामा की तरह दूसरी दिशा में भी चले जाएंगे, पाताल लोक भी चले जाएंगे। इसलिए ये याद रखने की जरूरत है कि हम क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हाँ, एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासक का काम थोड़ा और संवेदनशील है, क्योंकि वो मनुष्य निर्माण कर रहा होता है। वो एक ऐसा मनुष्य निर्माण कर रहा होता है कि जिस पर आने वाली कई पीढ़ियां निर्भर करती हैं, आने वाले सैकड़ों वर्ष उसके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होते हैं। इसलिए यह सर्वाधिक संवेदनशील, सर्वाधिक पवित्र और दायित्वपूर्ण कार्य है। इस दायित्व का बोध जब तक हम सब में रहेगा, तब तक दिशा ठीक होगी और परिणाम भी ठीक होगा। बिल्कुल सर, आपने 2 बार प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया। मैं अंत में यह जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के जो सपनों का भारत है सर, और आपने जो एक पंक्ति कही कि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं, इस भाव के साथ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी मनुष्य निर्माण की है, तो शायद प्रधानमंत्री जी को जो भारत के विश्व गुरु बनाने का स्वप्न है सर, वो आप जैसे शिक्षाविद के माध्यम से ही संभव हो पाएगा सर। आप जैसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं सर, हमें गढ़ने का, हम जैसे अनगढ़ प्रतिभाओं को गढ़ने का, तो उसमें प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में आप जैसे लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सर। यूं तो आपसे बात को खत्म करने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन चूंकि आपके समय का सम्मान करते हुए आपने आज जो विभिन्न प्रकार की बातें बताई सर, आपके व्यक्तिगत जीवन के जो आपने उदाहरण दिए, उससे भी हमें सीखने की जरूरत है। आपने भारत के समाज शास्त्र को एक तरफ तो आपने यह इस बात से हमें अवगत कराया कि किस प्रकार भ्रांति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, वही आपने यह भी बताया कि वह भ्रांतियां टूटी भी हैं और आगे कैसे टूटेंगी, यह भी आपने मार्ग दिखाया। आपने हम युवाओं को यह भी आज प्रेरणा दी कि मनुष्य को चाहिए कि वह लड़े, परिस्थितियों से जूझे, पलायनवादी नहीं बने। इतने सारे अद्भुत बातें शायद मुझे लगता है एक परिचर्चा में कहीं और संभव नहीं हो पाती। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और आपके लिए मैं आज धन्यवाद शब्द नहीं कहूंगा, बल्कि प्रार्थना का ज्ञापन करूंगा सर कि इसी प्रकार आपका आशीष, आपका स्नेह ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी को मिलता रहे, हम सबको मिलता रहे, क्योंकि आप सबके गुरुजनों के बिना हम छात्रों का जीवन भी संभव नहीं है, हमारे कार्य भी संभव नहीं है। इसी प्रकार आपकी अनुकंपा हम पर बनी रहे सर। आप इतने अच्छे समाज निर्माण और मनुष्य निर्माण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो सर। इसके लिए मैं परम सत्ता से प्रार्थना करते हुए पुनः एक बार आपका बार बार अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ आपके प्रश्नों ने मेरे मन की बातों को सामने किया है।